स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम पेपर को सही तरीके से अटैम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सारा साल मेहनत करते हैं। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में पेपर को सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं करते तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा। मैं खुद एक एग्जामिनर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स को मार्क करने का। इसलिए जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए ना सिर्फ ये कि हेल्पफुल होंगे, बल्कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर कोई टिप आपको बोरिंग भी लग रहा है तो आप उसे सुने ज़रूर, क्योंकि उस वक्ती तौर पे इंजॉय करने का फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में जो आपको उससे बेनिफिट मिलना है वो उसे थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा है। तो मैं बताऊंगा आपको कि बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। मेरे जो टिप्स और स्ट्रेटजीज होंगी वो इसलिए होंगी कि आप एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। एग्जामिनर कौन होता है? एग्जामिनर वो पर्सन होता है जिसने आपका पेपर मार्क करना है। अब अगर आप उसको फैसिलिटेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपने उसको फैसिलिटेट क्यों करना है? क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी है कि कोई बंदा आपके साथ अच्छा करेगा तो आप भी कोशिश करेंगे कि उसके साथ अच्छा करें। सिमिलरली अगर आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे तो वो कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए सिंपैथी ज़रूर पैदा होगी। दूसरा, इसका एक टेक्निकल पहलू भी है। आप एग्जामिनर को फोर्स कर सकते हैं कि वो आपका पेपर जल्दी चेक करे। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ अजीब लगेगी, लेकिन बिलीव मी आपके फेवर में यही है कि आपका पेपर जितनी जल्दी मार्क हो जाए उतना ही आपका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर्स जो होते हैं वो नेगेटिव माइंडेड होते हैं। नेगेटिव माइंडेड से क्या मुराद है? वो आपके पेपर में सिर्फ गलतियां ढूंढ रहे होते हैं। आपके पेपर में क्या अच्छी चीज़ें हैं उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होती। तो अगर आप पेपर इस तरीके से करें कि एग्जामिनर फैसिलिटेट हो, वो आपका पेपर जल्दी मार्क कर ले, तो इससे होगा क्या कि उसे आपके पेपर को चेक करने में कम टाइम मिलेगा। जब टाइम कम मिलेगा उसे कम गलतियां नजर आएंगी। कम गलतियां नजर आएंगी तो नतीजतन आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। आप एग्जामिनर के लालच को, क्योंकि एग्जामिनर के अंदर एक लालच है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर मार्क करूं, अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये याद रखेंगे ये गोल्स जो हैं ये अचीव करने इतने डिफिकल्ट नहीं है। कैसे? एग्जामिनर के हाथ में पेपर आता है, आपका ज़हन ये होता है कि मैं पेपर इतना खूबसूरत करूंगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, वो बहुत खुश होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनर का माइंड थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा अंडरस्टैंड करें इसे। एग्जामिनर चाहता है कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी चेक करे। क्यों जल्दी से जल्दी चेक करे? ताकि वो दिन में ज़्यादा पेपर चेक करे और उसका मुआवजा ज़्यादा बने। तो एग्जामिनर की थिंकिंग उसका पेपर में हाथ में आते ही ऐसे ही है जैसे ये आदमी आपके सामने नजर आ रहा है। जो ही इसको मौका मिला है, रनिंग स्टार्ट हुई है, विसल बजी है, इसने फौरन भागना शुरू कर दिया। सिमिलरली एग्जामिनर भी यही सोच रहा है कि मुझे पेपर मिल गया, मैं जल्दी से जल्दी मार्क कर दूं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको आगे वो बताने जा रहा हूं। आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी इन चीज़ों पे। सबसे पहले कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मेरी वीडियो का ये टॉपिक नहीं है, मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा आपको। आप एग्जाम की प्लानिंग किस तरह से करते हैं, इसमें प्लानिंग से रिलेटेड मैं आपको प्लान्स भी बताऊंगा। मेंटली आप वहाँ प्रेजेंट हैं या नहीं। मेंटली प्रेजेंट से मुराद ये है कि आप वहाँ पे जाके इतने नर्वस हो जाएंगे आपको कुछ समझ ही ना आए, तो फिर पेपर सही नहीं हो सकेगा। मैं आपको वो ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप मेंटली एब्सेंट होते हैं और आप उनको फॉलो करके अपनी मेंटल प्रेजेंस को कायम रख सकेंगे। आपको गाइडेंस हासिल करनी चाहिए किसी राइट पर्सन से। यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं जो कि आपको बहुत सारे टिप्स बता रहे हैं, जिसमें वो सिर्फ आपको कहानियां बना के सुना रहे हैं। आप उनकी बात दिलचस्पी से सुनते रहते हैं, लेकिन उनके पास बताने को कुछ नहीं है। उनके पास इधर उधर से सुनी सुनाई बातें हैं और वो आपको आप टाइम ज़ाया करेंगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले पहुंच जाना है कम अज़ कम। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में लेट हो गए, कमरा इम्तिहान में लोगों ने आपको अलाउ कर भी दिया बैठना, तो आप मेंटली इतने अपसेट हो जाएंगे कि आपके लिए एग्जाम को पूरे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। स्टेप 2 है कि आपको पहले मिलनी है आंसर शीट। जो ही आपको आंसर शीट मिले आप उसके ऊपर रोल नंबर लिखें, अपना हाशिया लगाएं, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है वो लिखें। वो टाइम आपने ज़ाया नहीं करना जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। जो ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए
तो ज़हन में रखें, दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान हो सकता है बहुत मुश्किल हो। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल होता है तो याद रखें कि आपने उम्मीद नहीं लूज़ करनी, आपने होपफुल रहना है कि अभी आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। अपने आप को रिलैक्स करना है, कूल एंड काम करना है। क्यों? अपने ज़हन, अपने दिल को कहना है आपने कि ऑल इज़ वेल। उससे क्या होगा कि आपने जो सारा साल पढ़ा है उसमें से 20% आपको क्वेश्चन पेपर मिलते वक्त याद होता है। 70 to 80% आपको याद आ सकता है अगर आप परेशान ना हो, अगर आप थोड़ी देर ज़रा कूल एंड काम रह के सोचें। तो इसलिए आप तवक्को रखें, जो सवाल आपको मुश्किल लग रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको याद आ जाने हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आप फोकस करेंगे, परेशान नहीं होंगे, तो जो चीज़ें आपको नहीं भी आती आप उनका भी कोई ना कोई हल कर लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आप मेंटली प्रेजेंट रहें। अब यहाँ पे होता क्या है, मेंटली एब्सेंट क्यों होते हैं? चाहे क्वेश्चन पेपर इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, आपने उसको फौरन से हल करना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने क्या करना है, आपने 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। अगर आपका पेपर बहुत ही लेंथी है, आपको पता है कि पेपर इतनी जल्दी नहीं होना, तो कम से कम 10 मिनट तो आपने क्वेश्चन पेपर को देने हैं। आपने उस दौरान आंसर शीट पे नहीं जाना, कुछ लिखने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ ये कोशिश करनी है कि उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एक प्लान बनाएं। अगर आप प्लान करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, तो आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप भी जो ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला आपने भी फौरन से दौड़ लगा दी, पेपर स्टार्ट कर दिया, उससे होगा क्या कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आप नर्वस हो जाएंगे और आपको जो चीज़ें आती होंगी वो भी भूल जाएंगे और आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। इसलिए आपने ये टाइम जो है वो 10 मिनट का ज़रूर देना है अपने क्वेश्चन पेपर को, अव्वल तो 15 मिनट। अब उसके अंदर आपने क्या डिसाइड करना है, आपने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करनी है। आपने हर सवाल को उसका टाइम एलोकेट करना है। उसके लिए डेफिनेटली आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में एक क्लॉक मौजूद हो। अब स्टूडेंट्स के अंदर क्या ज़हन में गलत फहमी होती है, वो कहते हैं जो सवाल मुझे अच्छी तरह आता है मैं उसको 70 मिनट दूंगा, जो उससे कम आता है उसको 65 मिनट दूंगा। इसी तरह से वो टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस तरीके से होता क्या है कि कुछ इस तरह से नंबर आ गए, अगर आपने जिसको ज़्यादा टाइम दिया उसमें ज़्यादा नंबर आ गए, जिसको कम टाइम दिया उसमें कम नंबर आ गए, टोटल आपके 25 मार्क्स बने। सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब अगर आप क्या करें, आप सारे सवालों को अगर इक्वल टाइम दें, चाहे जो नहीं भी आता उसको भी उतना टाइम दे दें, तो आप मार्क्स का टोटल करके देख लें, आपके ज़्यादा मार्क्स बन जाएंगे। तो आपके बेनिफिट में यही है कि आप हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दें, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, कुछ ना कुछ करके आप उसको उतना टाइम दे के उतना लेंथ कर दें ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। अगर आपका 85 मार्क्स का पेपर है, साइंस सब्जेक्ट्स मोस्टली पाकिस्तान में एफएससी के जो हैं वो सारे के सारे 85 मार्क्स के हैं, तो 3 घंटे आपके पास हैं उसको अटैम्प्ट करने के लिए। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट क्या होगी, 20 मिनट आपके एमसीक्यू में लग जाएंगे, 15 मिनट आपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर लिया, 35 मिनट्स दें क्वेश्चन 2 को और 30 मिनट्स दें क्वेश्चन 3 को। इसलिए मैं बता रहा हूँ 35 मिनट्स क्वेश्चन 2 को, क्योंकि क्वेश्चन 2 की बुनियाद पे आपका इंप्रेशन बनना है, तो वो ज़रा साफ सुथरा हो जाए, अच्छा हो जाए, बाकी बाद में फिर भी हो जाएगा मैनेज। उसके बाद आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो 20 मिनट्स देने हैं। टोटल ये जो सारी कैलकुलेशन आपके सामने बन रही है, ये बन रही है 2 घंटे 52 मिनट की। 3 घंटे की आपने कैलकुलेशन नहीं करके जाना है, 8 मिनट आपने एक्स्ट्रा भी रख लेने हैं, कहीं पे कोई चीज़ लेट हो जाती है, कोई मसला बन जाता है, आपको वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो इन दैट केस आपके पास 8 मिनट एक्स्ट्रा भी होने चाहिए प्लानिंग में। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे। आपने हमेशा जो सबसे आसान क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, अगर आपके पास चॉइस है, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद है। अब इसकी रीज़न क्या है, बाद स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद आसान क्वेश्चंस जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली हो जाने हैं, तो फिर उन्हें अटेम्प्ट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों याद रखें कि ऐसे नहीं होता। इस तरीके से आप जो है नर्वस हो जाएंगे एट द टाइम, और जब आप नर्वस होंगे तो फिर आप ट्रैक से उतर जाएंगे, फिर आपको जो बाकी क्वेश्चंस आते होंगे वो भी भूल जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं मौजूद, वो आपको ये बता रही हैं कि आपने सबसे आसान क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट नहीं करना, बल्कि आपने सबसे आसान क्वेश्चन को दूसरे नंबर पर अटैम्प्ट करना है। तो ये तरीका मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये तरीका पाकिस्तान और इंडिया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इंटरनेशनल वीडियोस में ऐसे बताया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है
कि अगर एग्जामिनर आपका पूरा पेपर मार्क ही ना करे और पहले क्वेश्चन की बेस पे ही आपको नंबर दे दे, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, फिर आपको बहुत नुकसान हो जाएगा इस तरीके से। तो बाज़ एग्जामिनर्स क्या करते हैं, फार्मूला मार्किंग करते हैं, वो पहले क्वेश्चन के नंबर देखते हैं, उस हिसाब से बाकी क्वेश्चंस के नंबर अलॉट कर देते हैं। अगर पहले क्वेश्चन में फर्ज करें 14 है तो उस हिसाब से ये नंबर लगा दिए, पहले क्वेश्चन को उन्होंने मार्क करना है और उसकी बेस पे उन्होंने एक पूरा फार्मूला बनाया हुआ है जिसको उन्होंने फिट कर देना है आपके पेपर पे। तो इसलिए अगरचे बोर्ड इस चीज़ को बहुत डिस्करेज करता है, लेकिन 1% 2% लोग ऐसे ज़रूर होते हैं। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे अच्छा क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करें। उसके बाद एफएससी स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के हैं उनके लिए एक और प्रॉब्लम है कि उनके पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2, 3, 4। अब वो ये नहीं कर सकते कि वो अच्छा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर लें, उनके लिए डेफिनेटली उन्होंने क्वेश्चन 2 ही पहले अटैम्प्ट करना है। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि वो क्वेश्चन 2 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि उनके लिए वही आसान हो और उसके मुताबिक उनका इंप्रेशन अच्छा डेवलप हो जाए। आपको अगर क्वेश्चन 3 भी अच्छा आता है तो आपने करना पहले क्वेश्चन 2 ही है। एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को स्प्लिट कर देना ये इतनी बड़ी गलती है जो कि स्टूडेंट सोच नहीं सकता कि इससे कितना नुकसान होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 पार्ट्स क्वेश्चन 2 के कर लिए, 2 पार्ट्स क्वेश्चन 3 के कर लिए, फिर एक क्वेश्चन 4 का कर लिया, फिर दोबारा से क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से एग्जामिनर इतना इरिटेट होता है ना कि अगर आप उसके सामने आ जाएं वो आपका सर फाड़ दे। तो इस तरीके से आपने कभी भी ये काम नहीं करना। और अगर आप देखते हैं कि आपको पेपर आपका कंप्लीट हो गया, अब आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस करना, तो अब अगर आप उनको एंड पे करेंगे पेपर पे तो उसका भी चांस है कि आपको नंबर ना मिले। यहाँ पे सेल्फ जस्टिस का सिस्टम है। एग्जामिनर्स कहते हैं कि जी मैं खुद ही ठीक हूँ, मैं खुद ही फैसला कर लेता हूँ, मैं जज भी खुद हूँ, वकील भी खुद हूँ, जलाद भी खुद हूँ, मैंने सारा कुछ खुद ही कर देना। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी जो लास्ट में क्वेश्चंस है ना आपके, वो आपने जो है वो नकल लगाए होंगे, तो वो उनको बाज़ दफ़ा आपको नंबर नहीं देते। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जहां पे क्वेश्चन 2 सपोज कंप्लीट हुआ है ना, वहां पे आपने एक सफ़ा छोड़ देना ताकि बाद में जो आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस करना चाहें वो उस जगह पे कर सकें। आपने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट कभी भी नहीं लिखनी, आपने बल्कि सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, क्यों लिखना है, आगे क्वेश्चन का नंबर और आगे पार्ट का नंबर, और एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक जगह पे तरतीब में होने चाहिए। उसमें से जो आपको अच्छा आता है वो पहले विषय कर लें, लेकिन एक क्वेश्चन के पार्ट्स में किसी और दूसरे क्वेश्चन का पार्ट आगे नहीं घुसना चाहिए। पेपर की प्रेजेंटेशन पे अगर आप हार्डवर्क करेंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब एग्जामिनर्स जो है मोस्टली जो आपको यहाँ पे लोग गाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी प्रेजेंटेशन अच्छी करें, लेकिन ये नहीं बता रहे अच्छी प्रेजेंटेशन होती क्या है। तो मैं आपको बड़ा मुख्तसर सा बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, और इसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, सिंपल लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, रीडेबल होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं। एक लाइन में 5 से 6 वर्ड्स हों। आप मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर हेडिंग के लिए और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को राइट करने के लिए, और इसके अलावा बॉर्डर लाइन के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्कर ही यूज़ करें। आप इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करें कि फ़ौरन से पता चल रहा हो कि ये इतना एक क्वेश्चन है और ये आगे ये इतना एक उसका पार्ट है। इस तरीके से क्या होगा, एग्जामिनर को मौका मिलेगा कि वो बगैर पढ़े भी आपको नंबर दे सकते हैं, और इस तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं अगर एग्जामिनर लालची हुआ, उसने इस तरीके पे अमल करना शुरू कर। पाकिस्तान के एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर आपको कहा गया है कि 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो आपने 8 नहीं करने बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। सपोज आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ये आपके नंबर बने 12। अब अगर एक और स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो 12 में से 11 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं, तो इन दैट केस आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो आखिरी तीनों के नंबर उसको नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर ने सारे शॉर्ट क्वेश्चन चेक करने हैं फॉर एफएससी ऑल ओवर पाकिस्तान, और उसमें से जो 3 के नंबर कम होंगे जो एक्स्ट्रा किए गए हैं वो नहीं काउंट होंगे, बाकी जो ज़्यादा नंबरों वाले 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके नंबर आपको मिलेंगे। यही चीज़ ट्रू है फॉर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। तो आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की। आप देखें इस तरीके से आपको मार्क्स मिले 15। अगर आप इस सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करते तो आपको वही मार्क्स मिलने थे 12। तो इस तरीके से आपके मार्क्स में 3 मार्क्स का इजाफा हुआ है अगर आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किए थे। तो बाज़ स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो पेपर में लिख देते हैं कि जी मुझे पास कर दें, या इस तरह की और फ़कीराना सी जुमले लिख देते हैं, और जैसा कि लिख दिया कि जी सर मैं पेपर प्रिपेयर नहीं कर सका, मेरी अम्मी बीमार थी, या फिर ये कि मैं कुछ ऐसा कर लूँगा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा सपोज अगर मुझे आपने फेल किया।
तो एग्जामिनर को इस चीज़ की 1% भी परवाह नहीं है, उसको सिर्फ 2 चीज़ों की परवाह है। एक तो पॉजिटिवली देखें, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कभी नहीं करता। एग्जामिनर अगर किसी के नंबर, अच्छे बच्चे के नंबर काट लेता है ना, तो उसको दुख ज़रूर होता है, बहुत देर उसको दुख होता है। और दूसरा ये मोस्टली लोगों का ये बिलीव होता है कि उस बच्चे की बददुआ से उनका कोई नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो अच्छे बच्चे के नंबर नहीं काटते, लेकिन उनको आपसे सिंपथी ज़रा भी नहीं है। तो इन जुमलों से उनको फैसिलिटेशन सिर्फ यही होनी है कि आप नालायक हैं, आपको नंबर ना दिए जाएं। आप फैसिलिटेट तो कर रहे हैं एग्जामिनर को, उसे बता रहे हैं कि मैं निकम्मा हूँ, लेकिन इससे आपको नंबर नहीं मिलने बल्कि आपका नुकसान होना है। अगर आपको क्वेश्चन की पूरा आंसर नहीं आता बल्कि उसका कुछ पोर्शन आता है, सारा नहीं आता, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, आपने रेलिवेंट आंसर करना है और जितना आता है उतना ही लिखें, टू द पॉइंट लिखें, ज़्यादा लिख के एग्जामिनर को इरिटेट करने की कोशिश ना करें। अब लास्ट में आपके लिए एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर क्या करेंगे आप। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो करना है। तो इन दैट केस आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, आप क्या करें, आप अपने लफ्ज़ों में जो भी उसका जवाब आता है वो बनाने की कोशिश करें। दूसरा, अब आपने पॉइंट्स नहीं बनाने। अगर आपको क्वेश्चन आता हो तो आपने आंसर करना है पॉइंट्स की फॉर्म में, अगर नहीं आता तो फिर आपने बना देना है पैराग्राफ। जब पैराग्राफ बनाएंगे उसके साथ ही आपने क्या करना है, आपने एक लाइन में वर्ड्स की तादाद बढ़ा देनी है और नीट एंड क्लीन ही लिखना है, सिर्फ गंदा नहीं लिखना। फिर उससे होगा क्या कि आपका जो पेपर है वो एग्जामिनर के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो कहेगा पहले तो इस बच्चे के पूरे ही नंबर आ रहे हैं, आगे भी ठीक होने, तो वो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है, वो ठीक नहीं है, तो आपने उसे अटैम्प्ट ज़रूर कर देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आउट ऑफ कोर्स है तब भी आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने अटैम्प्ट ही ना किया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक MCQ या तो गलत आ जाता है या उसके एक से ज़्यादा जवाब ठीक होते हैं या फिर कोई भी जवाब ठीक नहीं होता। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक दायरे को सर्कल करना है, मतलब एक बॉक्स जो है वो फिल करना है, उसका एक सर्कल फिल करना है। 2 सर्कल नहीं फिल कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं था ठीक तो मैंने कोई भी नहीं फिल किया। आपने एक सर्कल फिल किया होगा उसका, तो आपको नंबर मिल जाएंगे उसके, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूरे नहीं हो रहे, बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। अब रिपीट करने की मैं आपसे यही कहूँगा कि रिपीट ना करें। अब बाज़ दफ़ा रिपीट करने की ये वजह होती है कि आपको लगता है कि पहले जो मैंने आंसर किया था वो ठीक नहीं था, अब मैं दोबारा ठीक आंसर कर देता हूँ। तो ये तो एक ठीक बात है, इस तरह आप रिपीट कर सकते हैं और एग्जामिनर अगर अच्छा हुआ तो उन दोनों में से जिसके ज़्यादा नंबर बनते हुए आपको वही दे देगा। लेकिन एक और जो स्टूडेंट्स के ज़हन में अप्रोच होती है क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए, वो ये होती है कि वो किसी और क्वेश्चन की जगह उसको रिपीट कर देते हैं दोबारा, कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। अब एग्जामिनर ज़ाहिर है इंसान है और उसे हो सकता है पता ना चले, लेकिन आप बच्चे होते हैं, आपको एक बात का नहीं पता होता जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये कि आप रिपीट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो सबसे पहले आपने किया था वही आप अंदर रिपीट कर देते हैं। याद रखें, कहते हैं ना इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, उसी तरह एग्जामिनर पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भूलता पेपर का कि उसने क्या चेक किया। अगर आप वो रिपीट कर देंगे उसे पता लग जाएगा आप रेपिटेशन कर रहे हैं, वो उसके बाद आपका दांव नहीं लगने देगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई क्वेश्चन पेपर के मिडल से जाकर जो बाद में जाके आप रिपीट करना है तो कर दें, शुरू वाले को रिपीट ना करें। और ये जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इसके साथ एक और वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पहले से पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले हो भी रही है, इसको क्लिक ज़रूर करें, इसमें आपको मज़ीद टिप्स मिलेंगे जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।